नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की वीडियो हिंदी वर्णमाला पर आधारित रहेगी। अगर आप एग्जाम के पहले ये वीडियो देखने वाले हैं तो बहुत जबरदस्त तरीके से आपने वीडियो को क्लिक किया है। उम्मीद करते हैं कि अगर हिंदी आपके एग्जाम में आ रही है तो आपको यह वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि हिंदी वर्णमाला से बहुत भरमार मिलती है क्वेश्चंस की। अपन पूरी वीडियो देखेंगे, ट्रिकी मेथड से चंद मिनटों में हम वीडियो खत्म करेंगे। एक पेन एक कॉपी ले लीजिएगा और लास्ट में हम इसी वीडियो के आधार पर हम सारे क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो उम्मीद करेंगे कि शून्य से शिखर तक हम हिंदी आपको पढ़ाएंगे। प्लेलिस्ट आपकी आज बना दी जाएगी। जीरो से पूरा हिंदी हम आपको ट्रिकी मेथड से पढ़ाने वाले हैं। चलिए हम हिंदी वर्णमाला को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट हुए, बेहतरीन स्लाइड के साथ। हर बहन हर भाई बड़ा ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को ओपन किए हैं और उम्मीद करते हैं कि खत्म भी करेंगे। देखिए, हिंदी वर्णमाला में आप सभी जानते हो। पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं जो आप सब जानते हो लेकिन जानना बहुत जरूरी है। देखिएगा, हिंदी वर्णमाला में जब हम पढ़ते हैं तो वर्णमाला से ही पहला क्वेश्चन आ जाता है कि टोटल नंबर ऑफ जो आपके अक्षर होते हैं, वर्ड होते हैं, वो कितने होते हैं। दूसरी चीज, वर्णमाला किसे कहते हैं? भाई, समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, या व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं? तो सुनिएगा, हम दोनों तरीके से आपको बताएंगे। जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला क्या है, तो वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। अगर ये ऑप्शन में है तो ये लगाइएगा। अगर इसके अलावा मिले कि व्यवस्थित क्रम को, यानी वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जिस तरीके से एक माला में व्यवस्थित क्रम से मोतियों की संख्या होती है, वही उसी तरीके से व्यवस्थित क्रम का मतलब होता है कि का के बाद खा आएगा। मेरी बात समझे। हिंदी वर्णमाला में संख्या अगर पूछे तो कितने होते हैं? टोटल नंबर होते हैं 52 होते हैं। अब बात आती है कि क्वेश्चंस कहां से बनते हैं। कहता है हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। तो अगर प्रकारों की बात करें, स्वर में यानी वोवेल्स में बांटा गया है और व्यंजन में यानी कंसोनेंट्स में बांटा गया है। कोई डाउट? एनी डाउट? हम लास्ट में क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले इस चैप्टर को पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? चलिएगा, अब देखिए, स्वर और व्यंजन में बांटा है तो स्वर को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस यहां से बनते हैं कि भैया ये बता दीजिएगा कि समृद्ध स्वर क्या होता है, विभ्रत स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर क्या होता है। तो यहां से जब क्वेश्चन बनते ना तो हम बड़ा परेशान हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, यहां पर देखिएगा, स्वर की बात करें जिसको हम वोवेल कहते हैं, यानी जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। अगर देसी भाषा में कहें कि भैया स्वर वही होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिन्हें किसी की आवश्यकता ही ना पड़े। याद रखिएगा, वही क्या होते हैं? वोवेल्स होते हैं, स्वर होते हैं, जहां पर बोलते समय, उच्चारण करते समय किसी अन्य की सहायता ना लेनी पड़े, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ये आपको दिमाग में रखना है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। अगर वर्ड की संख्या पूछे तो पूरे हिंदी वर्ड में 52 वर्ड होते हैं। क्लियर हुआ? आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे ज्ञान कम नहीं होगा, ज्ञान आपका बढ़ता ही जाएगा। अगर चैनल पर आए हैं तो हिंदी की यह पहली वीडियो है और लास्ट तक हम हर चैप्टर को ट्रिकी मेथड में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसलिए सब्सक्राइब कर ले। अपना शहर जरूर लिखें कि किस सुंदर शहर से आप आते हैं, या हमारी कोई बहन गृहिणी या भाई आता है या आती है। जी हां, हमने अभी बताया है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, ठीक है। अच्छा, स्वरों की संख्या 11 होती है तो कौन कौन से होते हैं? एक छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ और री होते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, पता चले यहां पर क्वेश्चन में कह दे कि निम्नलिखित में से स्वर कौन सा नहीं है, ठीक है ना? फिलहाल पहचान लोगे तो बहुत छोटी चीज है। अब बात कर रहे हैं कि यहां पर क्वेश्चन बनता है कि बता दो कि स्वर जो है प्रकार में बांटे गए हैं, तो वो कितने प्रकार के बांटे गए हैं। अगर क्वेश्चन में केवल आए मुख्यतः स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तब दिक्कत हो सकती है। दिक्कत लेने की बात नहीं है, केवल आपको मारना है। या तो 2 ऑप्शन में हो तो 2 मारिएगा, या तो 3 ऑप्शन में हो तो 3 मारिएगा। मुख्यतः आपको 2 ही मारना है आंसर में, ठीक है ना? मुख्यतः आपको 2 ही आंसर में मारना है। एक है ह्रस्व स्वर और एक है दीर्घ स्वर। केवल 2 ही मारे जाते हैं। अब हम तीनों प्रकारों को पढ़ लेते हैं। देखिएगा, ह्रस्व स्वर में क्या क्या आता है? ह्रस्व स्वर में वो होता है जहां पर हम बोलते समय कम दम लगाएं।
देसी भाषा में पढ़ा रहा हूं, जिसको बोलते समय, उच्चारण करते समय हम ज्यादा दम ना लगाएं, ज्यादा गति से ना बोले, यानी धीमी गति से बोल सकते हैं, जैसे आ, ई, ऊ। जितने छोटे हैं जिनमें कम दम लगता है वो ह्रस्व है। दीर्घ में ज्यादा दम लगता है और प्लुत स्वर में ज्यादा दम, मतलब दीर्घ से भी ज्यादा दम। तो क्वेश्चन में क्या है, जिनको बोलते समय बिल्कुल कम गति का यूज हो, ह्रस्व, ज्यादा गति का और सबसे अधिक गति का प्लुत स्वर में ओम। तो मैं कह सकता हूं ओम को हम बहुत देर तक बोलते हैं, ठीक है ना। तो मेरी बात समझ में आ गई। एक बार क्या है, इसको रिवाइज कर लेंगे, क्वेश्चन में आपको जबरदस्त तरीके से बता देंगे, ठीक है ना। कोई डाउट, एनी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिएगा, स्वरों का वर्गीकरण एक में आता है कि ये बता दीजिएगा कि समृत स्वर क्या होता है, विव्रत स्वर क्या होता है। वहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। हम आगे पढ़ेंगे, अभी टेंशन नहीं लेने का, पहले व्यंजन को और खत्म कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब व्यंजन की बात करते हैं ना, तो व्यंजन को पढ़ते समय हम क्या जानते हैं, हमने स्वर को पढ़ा ऊपर, तो मैंने कहा कि ऐसे वर्ड जिनको बोलते समय हम किसी की सहायता नहीं लेते हैं स्वर कहलाते हैं। लेकिन व्यंजन उल्टा है। व्यंजन कॉन्सोनेंट क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, स्वरों की सहायता से, मतलब स्वर कहता था मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए, व्यंजन कहता है मुझे चाहिए, और किसकी, स्वर की सहायता चाहिए। मतलब अगर स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाएंगे, वो कंसोनेंट कहलाएंगे, व्यंजन कहलाएंगे। यह आपको याद रखना है। और संख्या ही पूछी जाती है एग्जाम में कि संख्या कितनी है, स्वरों से 3 गुना, यानी स्वर की संख्या है 11 और व्यंजन की संख्या है 33। हिंदी में टोटल वर्ड 52। मैं फिर से कह रहा हूं, स्वर की संख्या 11, व्यंजन की संख्या 33। हिंदी में टोटल वर्ड पूरे आपके 52 वर्ड हैं या नहीं है, बताओ, जल्दी से बताओ, क्या हुआ, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए एक बार और याद रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से बनता है, बहुत बार क्वेश्चन बना है कि मुझे ये बता दीजिएगा कि हिंदी में अगर स्वर व्यंजन आपको पता है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बताओ कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। क्या हिंदी में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, हिंदी में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, कोई मुझे बताएगा, बताइए, जवाब दीजिएगा। तो आंसर क्या होगा, 25 होती है। जवाब दीजिएगा कैसे, का, खा, गा, घा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसको अभी ना गिनना, 1 2 3 4 5, इसको भी नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हो उसमें आते हैं, 1 2 3 4 5 और ये भी 5, यानी 5 5 5 5 5, ठीक है ना। यानी 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या है 5 गुणे 5, हर सदस्य 5 5 और 5 लाइन, यानी 25 हो जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर मैंने ये क्यों लिखा है, क्योंकि आपको उच्चारण में पूछ सकता है कि मूर्धन्य कौन सा है, तो सा भी मूर्धन्य होता है। तालब्य, ये वाला सा कैसा है, तो ये भी तालब्य है। तो फिलहाल याद रखना है कि जो कंठ से बोले जाते हैं वो काखा गाघा इंग्या है, जो तालब्य से बोले जाते हैं वो चा वर्ग में आते हैं, जो मूर्धन्य से बोले जाते हैं वो टा वर्ग में आते हैं, जो दंत से बोले जाते हैं वो ता वर्ग में आते हैं, और जो ओष्ठ से बोले जाते हैं, जैसे ओठ का यूज करते हो, जैसे पापा बोलते हो, फूफा बोलते हो, बाबा बोलते हो, भाभी बोलते हो, मामा या मामी बोलते हो, तो आप देखो अपने ओठ को चलाते हो, है ना। मेरी बात समझ पा रहे हो। अगर जैसे आपने बोला यहां पर दवात, तो बिना दांत के आप नहीं बोल सकते हो, आप बोल के देखो दवात। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा दंत है, अगर इनमें से आए तो आप दंत मार दीजिएगा, कौन सा ओष्ठ है, आप इनमें से आए तो आप ओष्ठ मार दीजिएगा, है ना। बस एग्जाम हॉल में अगर बैठे हो ना, तो क्वेश्चन करते समय अपने मुंह को चला लेना, आंसर फटाक से लग जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे के 4 पॉइंट हम और बताते हैं जबरदस्त। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आपको केवल मारनी है 4। अब बोले कौन कौन सी होती है, जब कौन कौन सी होती है तब हमें और ज्ञान लेना चाहिए। या, रा, ला, वा, ये 4 होते हैं। अब क्वेश्चन कोई भी कर लोगे, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है और कौन सा नहीं है, तो आंसर से आसानी से मार लोगे ना, क्योंकि 11 ला में से एक भी आ सकता है, या 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, चारों दे सकता है। तो आपको मारना पड़ेगा
सिंपल सी बात मेरी समझ गए ना? तो आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा भैया, ठीक है ना? अब उस व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, वो भी 4 होती है, सा सा साहा। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, छत्रज्ञा और स्रा होती है, ये भी 4 होती है। और आगत व्यंजनों की संख्या 2 होती है। ये ट्रिकी मेथड से आपको याद रखना है, जा और फा। आगत ध्वनियां जा और फा है। यह जबरदस्त तरीके से एग्जाम में ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन सिंपल हो चुके हैं, लेकिन आते परमानेंट हैं, इस बार भी आएंगे तीनों में से। लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा में ये भी क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है ना? याद रहे। ठीक, कोई बच्चा ये ना पूछे कि हमारे लिए वीडियो है या नहीं। अगर हिंदी आपके एग्जाम में आती है तो कोई भी एग्जाम क्रैक होने के लिए रूल नहीं बदलते। पूरी हिंदी आपको पढ़नी पड़ेगी, ये कड़वा सकते हैं, पूरी हिंदी पढ़नी पड़ेगी, चाहे 5 नंबर की आए, चाहे 20 नंबर की आए, चाहे 30 नंबर की आए, पूरी पढ़नी पड़ेगी। सिलेक्शन के लिए पूरा ज्ञान लेना पड़ेगा। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट और जानने की कोशिश करते हैं, 5 देखिएगा। जब क्वेश्चन में पूछे कि अंतःस्था, ऊष्म, और हमने देखा संयुक्त व्यंजन, और हमने देखा क्या, आगत ध्वनियां। लेकिन जब क्वेश्चन में पूछ दे कि अर्धस्वर किसे कहते हैं, तो अंतःस्था व्यंजन में या और वा है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अर्धस्वर। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार ट्रेंड कर रहा है। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं, रा को कहते हैं। ये जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ट्रेंड कर रहा है। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, और ला को कहते हैं। याद रखिएगा, ये 3 पॉइंट बहुत जबरदस्त है, ये 3 ही पॉइंट आएंगे, ध्यान दीजिएगा। यह जो है 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, मेरी बात समझिएगा क्या, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, क्योंकि ये 3 पॉइंट बहुत बार एग्जाम में आए हैं। तीनों पॉइंट को एक क्वेश्चन आपको मान लेना है कि इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है इस बार, ठीक है ना? तीनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है। अर्धस्वर यावा, लुंठित या प्रकंपित, दोनों को रा कहा जाता है, और पार्श्विक व्यंजन को ला कहा जाता है। जब नाक के आधार पर व्यंजन बोले जाते हैं तो वो हमारे क्या है, सभी स्पर्श व्यंजन का 5वां तत्व वो हमारा नाक से बोला जाता है, इसलिए नासिक के व्यंजन कहा जाता है। और यहां पर स्वतंत्रीय की बात करें, यहां पर व्यंजन है जिसको हा कहा जाता है, ये ऊष्म में भी जाता है। यह 5 पॉइंट और एक्स्ट्रा में हमने आपको बताने की कोशिश करी, ठीक है ना? अब बात करेंगे अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है जिसमें हमने अभी बात की है कि भैया जो रा है और ला है ये इंपॉर्टेंट है, इनको मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा कि भाई लुंठित जो व्यंजन है, क्या लुंठित व्यंजन को रा कहेंगे तो कहेंगे, मैंने क्या बोला, लुंठित को रा कहेंगे, प्रकंपित को रा कहेंगे, और पार्श्विक होता क्या है, पार्श्विक को ला कहेंगे तो कहेंगे, इसके उच्चारण में वायु जीव के पास से निकल जाती है। जैसे आप ला बोलोगे तो ला जो है ना, वो पूरी जो है फोल्ड हो जाती है जीभ, देखो आप बोल के ला फोल्ड हो जाती है, और बगल से क्या निकल जाती है, दोनों तरफ से आपकी हवा निकल जाती है, वायु निकल जाती है, इसी को पार्श्विक कहते हैं। क्लियर? समस्या समाधान हो गया, समस्या का समाधान हो गया ना? कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए, कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता है कि सर कोई भी समस्या है, प्रॉब्लम है, नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? बस नोट्स बनाते जाना, आपने नोट्स बनाते जाना। एक क्वेश्चन छूटा हुआ है, एक पॉइंट छूटा हुआ है, जो एग्जाम में सबसे पहला पॉइंट आता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। जब क्वेश्चन में आया कि ये बता दीजिएगा वह छोटी से छोटी जो है, छोटी से छोटा सा छोटा क्या है जो आपके शब्द या वाक्य में प्रयोग होता है, मैं कह सकता हूं कि वो क्या होगा, वह दोस्तों ध्वनि होगा। यानी वर्ण की परिभाषा क्या है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे ही हम वर्ण कहते हैं। याद रखना है कि जब छोटा सा छोटा तत्व पूछा जाए हिंदी में तो आप ध्वनि मारिएगा, जब ध्वनि ना मिले तो ध्वनि से बड़ा क्या है, ध्वनि से बड़ा आपका है भैया वर्ण है। याद रखेंगे, यह पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए, अब हमने अभी ऊपर जो संयुक्त व्यंजन को पढ़ा है, संयुक्त व्यंजन को हमने अभी ध्यान से पढ़ने की कोशिश करी है, तो हमने कहा कि संयुक्त व्यंजन जो है 4 प्रकार के होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मिक्स कॉन्सोनेंट होते हैं वो 4 प्रकार के हैं, तो लेकिन वो बने कैसे हैं, इनको बड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि 1 नंबर यहीं से फंसेगा। वर्णमाला जिसने पढ़ लिया, मैं ये कह सकता हूं कि वर्णमाला अगर आपने पढ़ लिया 15 से 20 मिनट के अंदर, मैं पढ़ाता हूं वर्णमाला को पूरा, और अगर आपने इसको पढ़ लिया तो समझ लो आधा हिंदी का पेपर खत्म हो गया, ठीक है ना?
फिर बाद में घोष अघोष ये सब हम आपको पूरी तरीके से बाद में पढ़ाने की कोशिश करेंगे और रोज वीडियो ये चलेगी आपकी। संयुक्त व्यंजन क्या है? मिक्स कॉन्सोनेंट। वैसे तो जहां भी हम 2 या 2 से अधिक व्यंजन मिल जाते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, किंतु देवनागरी जो लिपि है, हमारी हिंदी की लिपि कौन है? देवनागरी लिपि है ना। संयोग के बाद रूप परिवर्तन हो जाने के कारण इन 3 को गिनाया गया है। यह 2-2 व्यंजन से मिलकर बने हैं। आपको इस परिभाषा पर जो हमने यहां टाइप किए इस पर नहीं, केवल आपको संयुक्त व्यंजन याद रखने हैं कि कितने होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन वो देवनागरी में 4 होते हैं। फिलहाल हम 3 आपको बताएंगे और चौथा भी बताएंगे। देखिएगा क्वेश्चन में पूछता है कि छा किससे मिलकर बना है, तो छा मिलकर बना है का प्लस सा से मिलकर बना है। हलंत का बड़ा ध्यान देना क्योंकि एक ऑप्शन ऐसा होता है जो सेम होता है जिसमें हलंत नहीं होता है, और हलंत आपका पहले वाले ही अक्षर में होगा, ये आपको याद रखना है। ज्ञा किससे मिलकर बना है? जा और वहां से मिलकर बना है। ता किससे बना है? ता और रा से मिलकर बना है। और एक आपका और है स्रा किससे मिलकर बना है? तो सा प्लस रा से मिलकर बना है। ये भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। कोई समस्या, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलेंगे। अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग ध्वनियां जानेंगे। अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? तो अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं और अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में? तो ये 2 क्वेश्चन आते हैं। तो अयोगवाह वर्ण होते हैं 2, एक होता है अंग और एक होता है आहा। अयोग वह वर्ण होते हैं जिन्हें अनुस्वार, जिसमें हम ऊपर की मात्रा बिंदी को देखते हैं, और विसर्ग को हम कहते हैं आहा वाले को देखते हैं। तो अनुस्वार और क्या विसर्ग को, दोनों को आपको अलग से याद रखना है। और अयोग वह वर्ण कितने हैं? तो 2 हैं, एक है अंग आहा, जो अंग है वो अनुस्वार है, और विसर्ग है दोस्तों वो आहा की बात करता है। कोई डाउट? इतना डीप में कोई कहीं पर किताब में भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम पूरी तरीके से आपको देसी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब समझिएगा, एक अनुस्वार होता है जो बताने की कोशिश कर रहा हूं फिर से। अनुस्वार क्या है? स्वर के बाद बोला जाने वाला हलंत जो ऊपर लगता है। मतलब कुल मिलाकर आपको जैसे छंद लिखा है, कंठ लिखा है, प्रपंच लिखा है, अगर विंदी ऊपर है तो ये क्या है? अनुस्वार है। ये अयोगवाह का एक पार्ट है। अयोगवाह का दूसरा पार्ट क्या है? विसर्ग। विसर्ग दोस्तों क्या है? आहा वाला, जैसे संभवतः, अतः, प्रातः। मेरी बात समझ रहे ना? जी हां। तो यहां पर अगर मनः, चलाह, ये जहां पर आपकी विसर्ग लग जाए, जहां पर आपका क्या लग जाए, ये आपका विसर्ग होता है। तो विसर्ग महाप्राण सूचक का वर्ण है। ये जितने भी हैं आपके पीछे बिंदी लग जाए वो आपकी विसर्ग है, जो ऊपर लग जाए वो आपके अनुस्वार है। कोई डाउट? ये किसके पार्ट है? ये अयोगवाह वर्ण के पार्ट है, ठीक है। अब हम आते हैं फिर से स्वर पर। आपने देखा होगा मैंने स्वर को पूरी तरीके से डिस्क्राइब करा है, लेकिन बहुत से बच्चों का यहां पर सवाल होता है कि सर बता दीजिएगा कि ये समृत स्वर, अर्ध समृत और विव्रत स्वर क्या होता है। तो हम तीनों को हम जानेंगे क्या, एक ट्रिकी मेथड में जो कभी आप भूल नहीं सकते। तीनों को जानेंगे और फिर हम क्या करेंगे, फिर अपन क्वेश्चन पर चलेंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन हम इसी वीडियो पर आधार पर लगाएंगे। अब देखिएगा समृत स्वर क्या होता है। समृत स्वर हमारा हम याद करने की कोशिश करेंगे। जब क्वेश्चन में पूछता है कि ऐसे कौन से स्वर हैं, ऐसे कौन से स्वर हैं जिनका उच्चारण मुख का लगभग द्वार बंद रहता है, मतलब जिनका अधखुला मुंह रहता है, उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं समृत स्वर। समृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार सकरा हो जाता है। सकरा का मतलब पतला, पतला का मतलब अधखुला, है ना। यह संख्या में 4 होते हैं, ए और ओ। मतलब क्या है, अगर पूरा मुंह ना खुले और उनसे अगर हम अधखुले मुंह से हम कोई भी वर्ड बोले, वो हमारे क्या होंगे? समृत स्वर होंगे। याद कैसे करोगे? समृत का मतलब क्या होता है? सकरा। देखो सा से हमें याद रखना है सकरा। सकरा माने पतला होता है। या आप ये भी कह सकते हो मतलब सिला हुआ। सिला हुआ का मतलब क्या होता है? लगभग लगभग सिला हुआ। सिला हुआ का मतलब है कि पूरा मुंह ना खुला हो। यानी अगर हम कह सकते हैं कि व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत ये होता है, और सा के आगे हमने कह दिया भैया सिला। सिला व्रत मतलब सिला हुआ व्रत। अगर मैं कह दूं सिला हुआ व्रत तो मतलब यह है कि मुंह जो है सकरा होगा। याद हो गया? तो यानी अगर अधखुले मुंह से कोई भी वर्ड बोलोगे तो समृत स्वर होगा। यह ट्रिक है। अब कह रहा अर्ध समृत स्वर। अर्ध समृत स्वर वो होता है जिनका द्वार कम सकरा हो, मतलब और थोड़ा सा
खुल जाए और थोड़ा सा खुल जाए तो वो दोस्तों इनकी संख्या होती है 2। इनको ए और ओ को नाम से हम जानते हैं। और लास्ट है हमारा विव्रत। विव्रत माने पूरा वृत्त खुला हुआ। विव्रत माने बड़ा व्रत, इसको बा को हम कह देंगे बड़ा, और व्रत माने खुला हुआ। मतलब अगर मुंह पूरा खुला हुआ है, जैसे आप आ बोलते हो, आ यानी आ अगर बोलोगे तो मतलब आप देखो बोल के तो आपका मुंह जो है ना डब्बे जैसा खुल जाएगा। तो मैं कह सकता हूं आ, और यहां पर आ की बात करोगे तो इनकी संख्या भी 2 होती है। जिन स्वरों को बोलते समय मुख द्वार पूरा खुल जाए उन्हें क्या कहेंगे? तो आंसर होगा आपका विव्रत। जिनका अर्ध खुला हो उनको कहेंगे समृत। तो विव्रत और समृत ही आएंगे, अर्ध समृत नहीं आएगा। ये हमेशा की तरह हमने एनालिसिस किया है और हमेशा की तरह आपके एग्जामिनर यही 2 क्वेश्चन रखता है, इन्हीं में से एक रखेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बात करेंगे क्वेश्चंस की। तैयार हैं आप सभी? एक बार जय हिंद लिखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और नीचे क्या है लाइक का बटन होगा, लाइक का बटन प्रेस कर लें। हर बहन हर भाई राष्ट्रहित में शिक्षा, जीरो से शिखर तक हर सब्जेक्ट को पढ़ाने की उम्मीद है। हिंदी में कुल कितने व्यंजन हैं? तो हिंदी में दोस्तों 36 है, 33 है, 35 है या फिर 34 है। तो हिंदी में अगर बात करें व्यंजनों की संख्या, मैंने कहा 33 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर चला जाएगा 33 के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, या कैसा व्यंजन है? या जो है कैसा व्यंजन है, हमने आपको डीप में पढ़ा है, आपको याद है ना? संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 थी, है ना? ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 थी, अंतःस्था व्यंजन की संख्या 4 थी। मैं कह सकता हूं कि अंतःस्था में या था, रा था, ला था और बा था। इसमें से या और वा अर्धस्वर भी थे, है ना? सिंपल सी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? स्पर्श वर्ण यानी स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमारी कितनी थी? मैं आसानी से कह सकता हूं कि स्पर्श व्यंजन में हमारे आते हैं का, चा, टा और ता आता है, पा आता है। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। अगर 5 लाइन में 5-5 तत्व होंगे तो 25 हो जाएंगे, यानी आंसर तो डी के तरफ जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? हमने ये परिभाषा ऊपर पढ़ाई है, रिकॉल करो चीजों को, फिर से याद करने की कोशिश करो कि पीछे मैंने क्या पढ़ाया। जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे क्या? व्यंजन समूह कहेंगे या संयुक्त व्यंजन? तो भैया संयुक्त व्यंजन कहेंगे। आपको पता नहीं है क्या, जब मैंने आपको छा पढ़ाया था तो मैंने कहा 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनेंगे कि नहीं। जब मैंने आपको त्रा पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि क्या यह ता प्लस रा से नहीं बनेगा क्या? जब मैंने आपको ज्ञा पढ़ाया था तो मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि ये जा प्लस वहां से बनेगा कि नहीं बनेगा। तो सिंपल सी बात ये समझने की कोशिश करिएगा कि आंसर किसके साथ जाएगा? सी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे, अक्षर कहेंगे, स्वर कहेंगे या फिर व्यंजन कहेंगे? जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा? तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का आपने आंसर लगा लिया होगा। तो इस क्वेश्चन में जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं, स्वर लगा रहे हैं, तो बताना चाहेंगे बिल्कुल सही बात। मैंने स्वर को इतनी अच्छी तरीके से बताया है कि जो बोलते समय किसी की सहायता ले ही ना, स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, संख्या होती है 11, वो स्वर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, छा कैसा व्यंजन है? स्पर्श है, अंतःस्था है, ऊष्म व्यंजन है या फिर अगर संयुक्त व्यंजन की बात करेंगे? जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा? छा कैसा व्यंजन है? मैं कहूंगा कि छा जो है आपका का प्लस सा से अगर बनता है मिलकर तो ये तो भैया हमारा संयुक्त के साथ जाएगा ना, आंसर भी तो डी के साथ चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। एक बार सभी बच्चे लाइक को प्रेस करेंगे, जितने भी बच्चे हैं दोस्तों। बहुत उम्मीदों के साथ वीडियो बनती है क्योंकि एक मकसद है, राष्ट्रहित में सिलेक्शन चाहिए मेरा। जो बिना किसी अन्य वर्ण के आधार पर बिना नहीं बोले जा सकते, बहुत ध्यान से देखिएगा, जो बिना किसी अन्य वर्ण का आधार लिए बिना नहीं बोले जा सकते वे होते हैं अयोगवाह होते हैं, अनुतान होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं। जवाब दीजिएगा,
मैं कह सकता हूं 7वें का जो ऑप्शन नंबर ए मार रहे हैं बच्चे बिल्कुल सही है। याद रखिएगा अयोग वाह। अब बच्चे बहुत सारे अल्प प्राण महाप्राण ये अगली वीडियो में आएंगे जो बिल्कुल ट्रिक से पढ़ाऊंगा, ऐसे ट्रिक जिंदगी में नहीं बोलोगे। चाहे अल्प प्राण हो चाहे अलंकार हो, सारी वीडियो नीचे लिंक में मिलेंगी। दूसरी चीज इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ए के साथ। इनकी संख्या होती है 2, एक होता है अनुस्वार और एक होता है विसर्ग। अंग और आह की बात करेंगे अयोग वाह कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ऊष्म वर्ण की बात करें, ऊष्म लिख गया है कोई बात नहीं। ऊष्म वर्ण की बात करें कितने होते हैं? 7 होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 3 होते हैं? तो आज आंसर किसकी बात करेंगे? आंसर जाएंगे भैया यहां पर हम चले जाएंगे किसके साथ? हम चले जाएंगे भाई यहां पर ऑप्शन नंबर किसके साथ? 4 के साथ, यानी ऑप्शन नंबर 3 यानी उत्तर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। 9 की बात करेंगे, जवाब दीजिएगा। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अब देखो यहां पर मैंने आपको ऊपर बताना स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जब केवल कितने प्रकार के होते हैं तो आपको 2 मारने, मात्र 2 मारने हैं, यानी 2 के अलावा आपको मारना ही नहीं है। इसलिए जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? 2 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर ले सभी बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। राष्ट्रहित में सिलेक्शन जिस दिन हो जाए ना उस दिन चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना चलेगा, क्योंकि सिलेक्शन चाहिए, वो काली सीट आपको मिलनी चाहिए जो सरकारी ऑफिस में पड़ी होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण होती है, अक्षर होती है, शब्द है या फिर वाक्य है? भाषा की सबसे छोटी इकाई मैंने कहा ध्वनि होगा तो ऑप्शन ध्वनि मारिएगा। अगर नहीं है ऑप्शन में तो आप क्या मारेंगे? वर्ण मारेंगे, ठीक है ना? आप क्या मारेंगे दोस्तों? वर्ण मारेंगे। तो यहां पर आपको वर्ण मारना ही पड़ेगा। मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है जरा एक बार चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करिएगा। अगर आप नए हैं तो एक बार अभी अगर आए हैं वीडियो में तो पूरी वीडियो को बड़ा ध्यान से देखिएगा। एक एक स्लाइड में मैंने जबरदस्त तरीके से चीजों को बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से चीजें एग्जाम में यहां पर आती हैं। अगर इसको आपको लगता है कि मेरे को इसमें तो सब आता है, ये गलती है। सब तो नहीं आता होगा, 100% तो नहीं आता होगा। मैं कह सकता हूं कि 100% तो आपको नहीं आता होगा, और मैं ये भी कह सकता हूं कि आप सभी इस वीडियो को अगर देख लेंगे तो आप क्या कहलाओगे? आप भैया सर्वशक्तिमान कहलाओगे। आप भैया सिंपल सी बात है कि क्या नहीं, वर्णमाला से कोई भी क्वेश्चन यहां पर नहीं निकलने वाला है। सबको देखना बहुत है कि अनुस्वार और विसर्ग क्या होता है। जबरदस्त तरीके से सारी चीजें, समृत विव्रत की बात करें, अर्धविव्रत की बात करें, और लास्ट के 10 क्वेश्चन को जबरदस्त तरीके से मैंने यहां पर ट्रेंड कराने की कोशिश करी है। हर बहन हर भाई शहर जरूर लिखें अपना, कहां से आप सुंदर शहर से हैं। और उम्मीद के साथ यहां पर नीचे एक टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम की लिंक से जुड़ जाए फ्री में पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए। जितने भी बच्चे टेलीग्राम की लिंक दिख रही है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। पूरा हिंदी का कोर्स फ्री में, एक भी पैसा नहीं लिया है, ना हम लेंगे ना हमारी पीढ़ियां लेंगी। वंदे मातरम, राष्ट्र हित में शिक्षा गुरुजी, वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर हर बहन हर भाई हर ग्रेडी का सिलेक्शन घर बैठे दिलवाऊंगा। ये वादा नहीं चैलेंज है। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, जय महाकाल, आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोकर फिर से कहूंगा वंदे मातरम।